राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, रदरफोर्ड का मॉडल अपन ने पढ़ा था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच यहां इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, चिपक जाना चाहिए लेकिन नहीं चिपकता। रदरफोर्ड नहीं समझा सका। दूसरी बात, रदरफोर्ड ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो भाई चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी कभी ना कभी तो कम होगी ना कभी तो एनर्जी लेस होगा। लेकिन इन चीजों को रदरफोर्ड नहीं समझा सका। तो इन रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए अपन पढ़ेंगे नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात आप मेरे को यह बताएं भाई कि नील बोहर ने अपना ये एटॉमिक मॉडल दिया क्यों था। रीजन ये था रदरफोर्ड की कमियों को, लिमिटेशन को दूर करने के लिए। ठीक है भाई, रदरफोर्ड की लिमिटेशन को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपना मॉडल दिया था। ठीक है, इस मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट हैं उनकी बात करें। उसने कहा कि भाई ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से क्या है भाई, सर्कुलर ऑर्बिट है, या उसको आप एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, या उनको आप सेल बोल सकते हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट हैं, एनर्जी लेवल हैं या सेल हैं, जिनको आप के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट चल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट है जिनको आप के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, या एन बराबर 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है। ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिटल अलग है, ध्यान रखना। ऑर्बिटल क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, अब सिर्फ ऑर्बिट चल रहा है। तो ऑर्बिट होता है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरी बात या दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये है भाई कि ये आपका न्यूक्लियस ये के, एल, एम, एन और ये एन बराबर इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस से दूर जाओ एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो होगी एन बराबर इन्फिनाइट की। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, एन बराबर इन्फिनाइट की। लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, एन बराबर 1 की, या फिर एन बराबर 1 बोल दो, या आप इसको के बोलो। तो के की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी एन बराबर इन्फिनाइट की। तो दो पोस्टुलेट हो गए आपके पास। पहला पोस्टुलेट कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट है, और दूसरा जो पोस्टुलेट वो ये है कि न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। सबसे कम एनर्जी एन बराबर 1 की, सबसे ज्यादा एनर्जी एन बराबर इन्फिनाइट की। पोस्टुलेट हो गए 2। ठीक है भाई, एक चीज और, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, लेकिन दो ऑर्बिट के बीच में यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए 2 पोस्टुलेट। अब आ जाते हैं अपन तीसरे पोस्टुलेट में। थर्ड पोस्टुलेट क्या है भाई, ये आपके पास मान लो एन बराबर 1 है, ये एन बराबर 2 है। ये अपने पढ़ लिया कि एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये न्यूक्लियस हो गया। आप इसको बोलोगे
लोअर एनर्जी लेवल और इसको बोलोगे हायर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा ना भाई, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा लेगा भाई। नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा लेगा, और जितनी ऊर्जा लेकर ये ऊपर गया है वापस जब आएगा तो उतनी ही ऊर्जा का एमिशन करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, यह एनर्जी का एमिशन करेगा, रिलीज करेगा, एमिशन करेगा, एमिट करेगा। जितनी लिए उतनी, यानी कुल मिला की बात यह है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन करेगा और ऊपर से नीचे आएगा तो एमिशन करेगा भाई। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आएगा एमिशन। और जब वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो न एनर्जी लेगा न देगा, यानी न तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा न एमिशन करेगा। नीचे से ऊपर जाएगा एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आएगा एमिशन करेगा। एक जगह न एमिशन न एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया आपके पास पोस्टुलेट नंबर 3। फोर्थ इसका पोस्टुलेट है भाई, पोस्टुलेट नंबर 4। इसका चौथा जो पोस्टुलेट है, चौथा जो अभिग्रहित, तो ये है भाई कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा। तो अपन क्या निकालेंगे अब, एंगुलर मोमेंटम MBR बराबर NH/2π। एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। ठीक है, जहां ये n इक्वल 1 2 3 4 होगा, या फिर मैं ये कहूं कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ वे ही ऑर्बिट मान्य होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π आ जाए। जैसे मान लीजिए सपोज आप फर्स्ट सेल की बात करें, ठीक है, फर्स्ट सेल की बात करें, आप इसको K बोल देंगे या n बराबर 1 बोल देंगे। तो यहां पर आप n बराबर 1 रखोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आएगा, 1 रखेंगे तो वो आएगा H/2π। अगर मान लीजिए आप सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल में n बराबर 2 होगा, 2 रखे हैं, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, एंगुलर मोमेंटम आएगा H/π। अगर आप मान लीजिए थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल में आप n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, 3H/2π आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 4 रखो तो ये आ जाएगा कितना भाई, 4H/2π, काट दो 2H/π आ जाएगा। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वे ही सेल आप मानेंगे, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π आ जाए, n की वैल्यू ये रख दो, आ जाएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट सेल में एंगुलर मोमेंटम आएगा H/2π, फिर H/π, 3H/2π, और मतलब कुल मिला के बात ही रहे, आप निकालते रहो भाई, n की जगह आप 1 2 3 4 5। मान लो आपसे पूछा कि जो छठा सेल है, 6 जो सेल है उसमें क्या होगा, तो 6H/2π आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं भाई। चौथा जो इसका पोस्टुलेट है, ठीक है भाई, वो चौथा पोस्टुलेट क्या है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन,
इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को आप लिखेंगे ZE² अपॉन R²। और जब इलेक्ट्रॉन ये इसका वेलोसिटी v, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है भाई, यानी यह मैं ऐसे बात करूं कि एक पत्थर को धागे से बांध करके आप चारों तरफ घुमाएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव है, प्लस माइनस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको आपने लिखा ZE² अपॉन R²। दूसरा, इस पर एक भार की तरफ भी फोर्स लग रहा है घूमने के कारण, भार की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mv² अपॉन R। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं घूम रहा है तो इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है, ZE² अपॉन R² और mv² अपॉन R। यानी जब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में चक्कर काटता रहेगा। और जब एक ही सेल में वो चक्कर काट रहा है तो न ऊर्जा का मतलब न तो एनर्जी लेगा न एनर्जी देगा भाई, ठीक है। तो ये इसके पोस्टुलेट चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो देखो पोस्टुलेट क्या क्या हो गए। एक तो पोस्टुलेट ये हो गया, इसको फर्स्ट ही मान लो। दूसरा पोस्टुलेट अपन ने क्या कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट है जिनको आपने n बराबर 1 2 3 4 से लिखा। तीसरा आपने ये कहा था कि न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक पोस्टुलेट आपने ये कहा था कि नीचे से जाएगा ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एमिशन होगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये सर्कुलर ऑर्बिट है, दो के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ठीक है। और एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है, सबसे कम एनर्जी होगी n बराबर 1 या k की, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गया बोहर मॉडल। अब इस बोहर मॉडल के बाद में अपन इसमें तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन सपोज यहां है और ये न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी r। अब अपन बात करते हैं यहां बोहर रेडियस की। अब बात करेंगे साहब बोहर रेडियस होगी क्या। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी बोहर रेडियस बाई r, ठीक है। और इस बोहर रेडियस r को नील्स बोहर ने कहा कि r कितनी होगी 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये होगी भाई बोहर रेडियस, जिसमें n आपके पास क्या है सेल है और ये आपके पास z क्या है भाई, ये आपके पास है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, Z इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब बात यह है कि एंगस्ट्रॉम में आएगी। आप एंगस्ट्रॉम में नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ या 10⁻10। ये 10 आपके पास मीटर में है और ये आपके पास सेंटीमीटर में है, इसमें निकाल सकते हैं आप। अब अगर मान लो मैं बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूं तो बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितनी आएगी भाई। हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आप लिखते हैं 1s1, यहां पर आप लिखते हैं n बराबर 1, ये जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो n बराबर 1 का मतलब फर्स्ट सेल में ही तो है इलेक्ट्रॉन,
फर्स्ट सेल में ये 1 लिखा हुआ है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है भाई। तो n बराबर फर्स्ट का मतलब फर्स्ट सेल में है, और उसका जो Z है हाइड्रोजन का वो 1 होता ही है। आप ये वैल्यू दोनों यहाँ रखेंगे तो R इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, R बराबर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगी भाई बोर रेडियस हाइड्रोजन की 0.529 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद मीटर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट अपना आप कर ही लेंगे। ठीक है भाई। अब मैं बात करूँ इस R के बीच और N के बीच कौन सा रिलेशन है, R एंड N। तो रिलेशन देख लें आप यहाँ R के बीच और N के बीच, R N स्क्वायर, मतलब N अगर इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगी। और इसमें कोई तो राय वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात भी आराम से है कि ये न्यूक्लियस है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है भाई। ठीक है, 3 रेडियस है। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी होगी बताओ, R3, R2, R1। तो देखो n इंक्रीज होता जा रहा है, R भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आपके पास एक K है, एक L है, एक M है और एक N है। K की मान लो R1 है, इसकी R2, इसकी R3, इसकी R4। तो सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी, R4, R3, R2 और R1। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इनका रेशो निकालना चाहें तो रेशो होगा R1 अपॉन R2। R के बीच N के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब सामने आएगा भाई, तो R1 के सामने N1 आ जाएगा, R2 के सामने N2 आ जाएगा, स्क्वायर इन पे लगा हुआ है। ये इसलिए आप लिखेंगे कि जैसे मान लो आप ये करा कि फर्स्ट सेल और सेकंड सेल की बोर रेडियस का ऑर्डर बताओ। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, फर्स्ट सेल का मतलब n बराबर 1, सेकंड सेल का मतलब n बराबर 2। तो 1 और 2 रखोगे तो क्या जाएगा भाई, R1 अपॉन R2 बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 बराबर 1 बटा 4 और रेशो आ जाएगा 1/4। ठीक है भाई। तो रेशो निकालने में काम आता है ये। तो ये हो गया किसके बीच रिलेशन, R के बीच और N के बीच। अब अपन देखते हैं R के बीच और Z के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगला रिलेशन अपन देखते हैं R और Z के बीच क्या रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन है। तो इसको हटा दो, ये लो, उल्टा रिलेशन है 1/Z। उल्टा रिलेशन का मतलब कि Z अगर इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है यहां। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम +1, +2, +3, इनका Z बराबर 1, 2, 3, 4 है। ठीक है। रेडियस मान लो सपोज यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ R4 है। तो देखो Z इंक्रीज हो रहा ना, तो ध्यान रखना रेडियस डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा रेडियस होगी R1, R2, R3 और ये R4। तो ध्यान रखना Z अगर इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगी। तो 2 एलिमेंट कोई से भी दे दें, आपको पूछे कि किसकी रेडियस कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो आप आराम से बता सकते हो। जिसका Z ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी भाई। ठीक है, ये आपने बता दी बोर रेडियस के साथ इसका। अब अगर मान लो यहां रेशियो लिखना चाहें इस R का और Z का, तो उल्टा रिलेशन है। तो R1 अपॉन R2 बराबर Z2 अपॉन Z1 आएगा।
ठीक है, उल्टा है, सेट ऑपोजिट। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो वही 2 एलिमेंट दे दिए, एक हाइड्रोजन दे दिया और एक हीलियम +1 दे दिया। इसका Z बराबर 1 है, इसका Z बराबर 2 है, रेशो पूछ रहा है, तो R1/R2 बराबर Z2 आएगा पहले 2/1, तो रेशो आ जाएगा 2:1। हाइड्रोजन और हीलियम की जो रेडियस है उसका जो रेशो है, रेडियस का रेशो आएगा 2:1। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 एलिमेंट देंगे, उनका रेशो पूछ लेगा। और कोई से भी दे दे, मान लो सपोज हाइड्रोजन का और Na+10 का दे दे, ठीक है भैया, किस किस का, इसको हटा दूं मैं, हाइड्रोजन का और Na+10 का पूछ ले भाई। Z बराबर इसका 1 है, इसका 11 है, सोडियम का 11 है, तो क्या आ जाएगा R1/R2 बराबर Z2 कितना है, Z2 11 है और इसका 1 है, तो रेशो कितना आएगा बताओ, 11:1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेशो निकाल सकते हैं। तो इस R के बीच और N के बीच सीधा संबंध है, यानी N बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Z बढ़ेगा तो R घटेगा। तो ये आपके पास हो गई बोर रेडियस। अब अगर मान लो आपसे कोई दूसरा एलिमेंट की रेडियस निकलवाए, कोई सा एलिमेंट, सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई साहब आप मेरे को Na+10, देखो एक चीज और, एक बात और बताऊं आपको मैं, ये सोडियम है, सोडियम का Z 11 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल में EPZ बराबर होते हैं, E बराबर P बराबर Z। न्यूट्रल अगर कोई एलिमेंट है तो उसमें EPZ बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसका Z। ठीक है भाई, कैमरा बार बार देखना पड़ता है भाई, कई बार क्या होता है बंद हो जाता है ये। तो ये Z है, इसका EPZ इक्वल होता है, सबका ही रहे, जो भी न्यूट्रल होगा उसकी EPZ इक्वल होगा, EPZ सबका इक्वल होता है न्यूट्रल हो तो मैंने सोडियम का लिख दिया कि 11 है। अब बोर की बात करें तो बोर का मॉडल लागू होता है ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, एक रहना चाहिए। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, एक रहना चाहिए, तो आप क्या करो, इसमें से 10 निकाल दो, Na+10। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, एक रह गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। ठीक है, और अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके n बराबर 1 में है, तो आप उसकी बोर रेडियस निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, R इक्वल 0.529 इंटू n² Z। 0.529 इंटू n की वैल्यू क्या है, मैं कह रहा हूं पहले सेल में ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1² कितना है इसका 11, ये चेंज नहीं होगा भाई, 11 ही रहेगा, तो 0.529/11 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी बोर रेडियस Na+10 की। Na की तो निकाल ही नहीं सकते आप बोर के अकॉर्डिंग, Na+10 की निकालनी पड़ेगी आपको, Na की नहीं निकाली जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि बोर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होगा, तो आप Na की नहीं निकाल सकते। इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन है, एक रहना चाहिए भाई, 10 निकाल दो, एक रह जाएगा, अब लागू हो जाएगा। तो रेडियस निकली कितनी, 0.529/11 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बोर रेडियस निकाल देंगे। कल अपन एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।